Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about three major articles. In the first article, we will be talking about a general initiative taken by Brazil, जिसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी के बारे में we will be discussing. Then हम मकाऊ के बारे में डिस्कस करेंगे and last में we will be discussing about 70% Indian prisoners are under trial. ये तीन मेजर आर्टिकल्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को डिटेल में समझ लेते हैं. देखिए, पहले आर्टिकल की अगर हम बात करें, अभी कॉप 30 आपकी होनी है. ये जो मीटिंग है ये ब्राजील में होनी है. तो इसमें इससे पहले लीडर्स समिट आपकी हो रही थी. अब इस लीडर समिट के अंदर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जाता है जिससे हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकें. तो अभी बेलम के अंदर कॉप 30 की मीटिंग होनी है और यहां पे लॉन्च किया गया ब्राजील के द्वारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी. अब इसमें आप ये कह सकते हो कि जो ट्रॉपिकल एरिया में कंट्रीज है उनको कहा गया कि आप अपने फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे एंड एक्सपैंड करेंगे एंड इससे आपका कहीं ना कहीं जो बेनिफिट है वो ये आएगा कि इसकी एवज में आपको पैसा मिलेगा. तो कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट फाइनेंस और एमिशन रिडक्शन दोनों इनिशिएटिव के अंदर आ जाता है. बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व किया जाएगा. जैसे ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 7% वर्ल्ड के लैंड को डिपिक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे ऑलमोस्ट 50% आपको दुनिया की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है. एंड मोर ओवर अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट 7.6 बिलियन टन आपके कार्बन को ये सिक्वेंस्ट्रेट करते हैं एनुअल बेसिस पे. तो इनका रोल बहुत ज्यादा है, बड़ा है. इन एडिशन टू दिस बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं एंड मिलियंस लोगों को ये लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करता है थ्रू टिम्बर इंडस्ट्री. तो अभी क्या हो रहा है, यहां पर ब्राजील लेड इस इनिशिएटिव में हम फाइनेंशियल रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे उन कंट्रीज को जो प्रोटेक्ट और एक्सपैंड करेंगे अपने जंगलों को. अगर आपका डिफॉरेस्टेशन रेट 0.5 से कम है तो इन दैट केस आप यहां पे इसके लिए एलिजिबल होंगे. तो आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहां पे आपको फाइनेंस किया जाएगा एंड आपको पर हेक्टेयर $4 के आसपास पे किया जाएगा. तो इसकी एक सेक्रेटरीट बनेगी जो कि इसके पूरे प्रोसेस को मैनेज करेगी. एक फंड क्रिएट किया जाएगा जहां पर इन्वेस्टर्स आएंगे. अब इसमें अप्रोक्सीमेटली $125 बिलियन का टारगेट ये लेके चल रहे हैं, जिसमें से उम्मीद ये कि 70 to 80% आपके प्राइवेट सेक्टर से आएगा पैसा एंड 20 to 30% आपका स्टेट यानी पब्लिक सेक्टर से आएगा. तो इसमें आपकी डिफॉरेस्टेशन के ऊपर ज्यादा फोकस है, जहां पे आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन को प्रमोट करेंगे. मोबिलाइज करना 125 करोड़. ट्रांसपेरेंट रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा. इस फंड में जो पैसा है 20% पैसा इंडिजिनस पॉपुलेशन, जो लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनको मिलेगा. तो अभी ब्राजील ने कमिटमेंट की है, कोलंबिया ने कहा कहीं ना कहीं $250 मिलियन की बात की. उसके अलावा फ्रांस, चाइना, यूएई इन्होंने सपोर्ट तो दिया है बट पैसा कितना देंगे इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है. अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स को क्या फायदा रहेगा, तो कहते हैं कि भाई देखो, इनको कहीं ना कहीं इनके ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर हेल्प मिलेगी. मतलब आपको कार्बन क्रेडिट चाहिए होता है उसके अंदर हेल्प मिलेगी. एनुअल परफॉर्मेंस यहाँ पर चेक किया जाएगा और उसके हिसाब से जो पैसा है वो इन्वेस्टर्स को वापस दिया जाएगा, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे जो लाइक ग्रीन बॉन्ड मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. लेट्स से मैं हूं, मैं जंगल को प्रिजर्व कर रहा हूं, मैंने 1 साल तक प्रिजर्व किया. अब इसकी अवज में पर हेक्टेयर मेरे को पैसा मिलेगा. तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म एंड प्रिडिक्टेबल फाइनेंसिंग को फोकस करते हुए हमने इसके ऊपर फोकस किया. 70 से ज्यादा आपकी ट्रॉपिकल कंट्रीज यहाँ पर है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहां पर देखने को मिलता है एंड इसमें 1 बिलियन हेक्टेयर एरिया इसके अंडर आता है. अगर इसमें पैसा हम ठीक से जनरेट कर पाए, वो कैसे होगा, ट्रस्ट बेसिस पे, जहां पर आपको ट्रांसपेरेंसी, ऑडिटेबिलिटी कहीं ना कहीं इसमें इंश्योर करनी पड़ेगी एंड आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा जो बेनिफिट इससे आए वो सभी के बीच में बराबर बटे, तो आप इस इनिशिएटिव को टोटली अच्छे से रन कर पाएंगे. दैट वाज द फर्स्ट आर्टिकल. नाउ सेकंड आर्टिकल, अभी जो आपकी ये जो मकाऊ है इनकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनका प्रोटेक्शन स्टेटस को इंप्रूव करने की बात हो रही है. तो कहते हैं कि भाई ये नॉर्थ सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये आपके कॉमनली बंदर जो आपको अक्सर देखने को मिलते हैं वो है. तो कहते हैं कि ये फॉरेस्ट में, अर्बन एरिया, ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास आपको देखने को मिलते हैं.
फ्रिक्वेंटली ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास होने की वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी आपको देखने को मिलता है। ऑल्दो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं क्योंकि जोग्राफिकली बहुत लार्ज एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड कहीं ना कहीं इनका एक वाइटल रोल है इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि ये जो खाते हैं उससे सीड जब जंगल में डिस्पोज करते हैं तो उससे जंगल और ज्यादा फैलता है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सोशल बिहेवियर है, लोगों के आसपास भी रह सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम इनके साथ ये रहती है कि इलीगल इन्हें कैप्चर किया जाता है, इनके ऊपर क्रुएलिटी की जाती है, एंड इवन कई बार पेट्स के तौर पे इन्हें बेचा भी जाता है। तो कहते हैं कि भाई, अब लोग कहते हैं कि भाई अगर बंदर की ज़्यादा हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि क्रॉप को डैमेज करेंगे, प्रॉपर्टीज को डैमेज करेंगे, ओकेजनली ह्यूमंस को भी अटैक करेंगे। तो इस वजह से कई लोग कहते हैं कि भाई इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। फिर आज अगर हम बात करें तो अभी ये शेड्यूल 2 में आते, तो लीगल सेफगार्ड कहीं ना कहीं सॉरी अभी ये शेड्यूल 2 में नहीं आते, तो लीगल सेफगार्ड इनको थोड़ा कम मिला हुआ। अभी ये कहा जा रहा है कि भाई इन्हें शेड्यूल 2 में ऐड कर दीजिए ताकि इनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर सके। तो कहते हैं कि भाई जो शेड्यूल 2 है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, ये कंट्रोल करता है कि भाई एक बैलेंस इंश्योर किया जा सके जिसमें हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन के ऊपर, दोनों के ऊपर साइमल्टेनियसली फोकस करते हैं। तो हमें एक इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करना है जहां पे इनका रोल, जो जैसे सीड डिस्पर्स करते हैं, वो रोल इनका काफी क्रिटिकल है, एंड कहीं ना कहीं इनको ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो वो चीज को दोनों को बैलेंस करना है कि भाई इन्हें ओवर एक्सप्लॉइट ना किया जाए। फिर स्टेट फीडबैक, भाई मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल एंड इवन अरुणाचल प्रदेश, सबने इस चीज को सपोर्ट किया। तो अभी देखते हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी इसमें क्या कहती है, उसके बेसिस पे आगे फर्दर इसका डिसीजन लिया जाएगा। तो इसमें अगर इनका स्टेटस 2 में आता है तो कंजर्वेशन में हेल्प मिलेगी, कहीं ना कहीं ह्यूमेन ट्रीटमेंट मिलेगा इनको, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में हमें हेल्प मिलेगी, बिकॉज एक साइंटिफिक अप्रोच लेके आएंगे जहां पर हम कंट्रोल्ड बट ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू इनको एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके एक बेटर पोजीशन में प्लेस कर पाएंगे, जहां पर हम कहीं ना कहीं ये इंश्योर कर पाएंगे कि ये जो सीड डिस्पोजल में हेल्प करते हैं, फॉरेस्ट रीजनरेशन में हेल्प करते हैं, हम इनके रोल को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, एंड प्रोटेक्शन और साइंटिफिक मैनेजमेंट के बीच में एक बैलेंस क्रिएट। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी। अब बात आती है, एक शॉकिंग रिपोर्ट आई सुप्रीम कोर्ट के, इसमें यह कहा गया कि भारत के अंदर 70% जो जेल में लोग हैं वो अंडर ट्रायल हैं। कहते कि भाई देखो, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विक्रम नाथ ने ये बात रिवील की कि 70% जो प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल हैं। अब हमें लीगल एड और बेल प्रोसेस में कुछ रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, अदरवाइज ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए एक पर्सन, उसने कोई चोरी का इल्जाम लगा उसके ऊपर और उसको जेल में डाल दिया, 2-3 साल तक ये पर्सन जेल में बैठा हुआ है, जबकि मैक्सिमम सजा चोरी के केस में मान लो 6 महीने की थी। तो इस केस में इस पर्सन के साथ इंसाफ कहां हो रहा है? कहते कि भाई लार्ज पोर्शन जो इंडिया का प्रिजन का आपको देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अंडर ट्रायल से भरा हुआ, और वो भी इस वजह से क्योंकि उनको जस्टिस का एक्सेस नहीं है, टाइमली वकील ना मिल पाना, बेल के लिए पैसे ना होना, ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो कहते कि भाई वो अपनी वेट कर रहे हैं कि भाई कब उनका ट्रायल होगा, और कई बार तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जो उनका मैक्सिमम जहां यहां पर उनको सजा होनी थी वो उसको भी कवर कर चुके हैं। तो कहते कि भाई यहाँ पे हम कहते तो हैं फ्री लीगल एड है, बट अवेयरनेस की कमी होने के कारण कहीं ना कहीं लोगों को कुछ परेशानियां देखने को मिल रही हैं। तो कहते कि भाई भारत के अंदर सिर्फ लगभग 8% जो अंडर ट्रायल है वो फ्री लीगल एड को यूज कर पाते हैं, जबकि 5,000 से ज्यादा केसेस को जो स्टडी किया गया तो कुछ में तो लॉयर ही नहीं है, कुछ केसेस में आपको आप देखते हो कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ केसेस में पर्सन को कुछ आपकी डिसेबिलिटीज है, एंड इवन अगर आप देखें तो ज्यादातर केसेस में आपको डिसएडवांटेजेस कास्ट ग्रुप इसमें देखने को मिलते हैं, एंड इवन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की भी नंबर्स इसमें बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि जुडिशियल डिले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बिकॉज केसेस इतना बैकलॉग है कि पिछले कुछ सालों में कोविड के बाद से तो ये बैकलॉग और ज्यादा इंक्रीज हुआ है। मोर ओवर इनसफिशिएंट लीगल एड, जो लॉयर्स हैं कहीं ना कहीं ओवरबर्डन है, कहीं ना कहीं एब्सेंट होते रहते हैं, उनके लाइक प्रिजनर्स के बीच में अवेयरनेस नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है। अब जो लोग गरीब हैं, इलिटरेट हैं और मार्जिनल पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं, कहते हैं वो प्राइवेट लॉयर हायर नहीं कर सकते और गवर्नमेंट लॉयर इनको पूरा प्रॉपर फोकस नहीं करते हैं।
अब बेल का जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा मैकेनिकल है, पैसा दिया तो बेल मिलेगी, अदरवाइज नहीं। मतलब एक फंड आपको जमा करवाना पड़ता है कोर्ट रूम में। अब मैक्सिमम टाइम वो फंड इनके पास अवेलेबल नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम रहती है। मोर ओवर पुलिस की भी इनएफिशिएंसी, इन्वेस्टिगेशन बहुत डिले कर देती है, वो भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बाकी प्रिजन में प्रॉपर आपका रिव्यू नहीं किया जाता है, काफी लंबे समय तक इन्हें डिटेन किया जाता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि ये सीधा सीधा आर्टिकल 21 का वायलेशन है, जहां पर राइट टू लाइफ एंड पब्लिक लाइक पर्संस लिबर्टी के बारे में बात की जाती है। जुडिशियल इनएफिशिएंसी को ये शोकेस करते हैं, जहां पर ट्रायल्स बहुत स्लो चलते हैं, तारीख पे तारीख मिलते हैं, इंसाफ नहीं मिलता है। मोर ओवर सोशल इनजस्टिस को ये रिप्रेजेंट करता है, जहां पर वनरेबल सेक्शन, जहां पर उनके पास लाइक पुअर मार्जिनल सेक्शन, जिनके पास पैसा नहीं है, वो ज्यादातर आपके जेल में बैठे हैं। मोर ओवर इससे उनकी मेंटल हेल्थ, सोशल इंटीग्रिटी, इन सब के ऊपर इशू पड़ता है, और बाद में चल के कई केसेस में यही हार्डकोर क्रिमिनल्स बन जाते हैं। तो कहा जाता है कि भाई देखो, हमें अपने लीगल एड को और ज्यादा बेटर करना होगा, नालसा जैसे को यहाँ पे फोकस करना होगा कि कैसे वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके इन लोगों को। हमें एजुकेशन ड्राइव यहाँ पर स्टार्ट करनी होगी अंडर ट्रायल्स के लिए, जहाँ पर उन्हें उनके फ्री लीगल राइट्स के बारे में, लीगल एड काउंसिल मिलने के बारे में इन्हें बताया जा सके। बेल के प्रोसेस में हमें लाइक रिफॉर्म लेके आना पड़ेगा, नॉन मॉनेटरी बेल्स भी यहाँ पर अलाउ करनी चाहिए। हमें फास्ट ट्रैक करना होगा कोर्ट के प्रोसेस को, क्योंकि इतना लंबा समय तक अगर लोग जेल में बैठे रहेंगे अंडर ट्रायल के तौर पे, तो ये गलत है। इवन डिजिटल केस मैनेजमेंट के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। एंड लास्ट में ये कहा जाता है कि भाई पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए, जब भी ये 50% का बेंचमार्क रीच करे उसके बाद। तो कहते हैं कि भाई देखो, मैं ये मानता हूँ 50% पे आपको क्यों वेट करना है। थिंग इज, व्हेन इट कम्स टू जस्टिस सिस्टम, अगर एक इंसान को भी एक दिन भी गलत तौर से, गलत तरीके से अगर जेल में बिताना पड़ता है, तो ये तो इंसाफ की हार है। कहीं ना कहीं जुडिशरी को अपने आप में सुधार करना चाहिए। 50% इज नॉट द बेंचमार्क, बट डेफिनेटली इट शुड बी समवेयर अराउंड 1-2%, अदरवाइज कहीं ना कहीं जस्टिस सिस्टम में फेलियर। तो यहाँ पे आज के डिस्कशन में आपको इतना ही समझना था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।